डॉक्टर अंबेडकर मेरी नज़र में एक अत्यंत महान नेता हैं। उनको मैं अब्राहम लिंकन के बराबर समझता हूँ। उनका घर है, मुझे बताया गया इसी जब वो पैदा हुए इसी जगह है, क्योंकि उनका सौभाग्य था कि वो एक सूबेदार के बेटे थे, इसी सेना में काम करने वाले। मुझे आज पता लगा कि MHOW क्यों कहते हैं, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वार उसका नाम था। मैं परेशान था कि महू की स्पेलिंग MAHU क्यों नहीं है, MHOW क्यों है। तो आज पता लगा नहीं, वो एक एक्रोनिम है, उसकी फुल फॉर्म एक है। वो जिस समाज में थे उस समाज के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, उनको पढ़ने की अनुमति नहीं थी। पर क्योंकि वो सूबेदार के बेटे थे, और सूबेदार एक कमीशन पद होता है सेना में, बड़ा पद होता है, तो इतना हो गया कि उनको स्कूल जाने का मौका मिल गया। पर उनकी माँ को, आदरणीय भीमाबाई जी को अच्छे से पता था कि जब बच्चा स्कूल जाएगा तो इसके साथ बहुत बुरा बर्ताव होगा। तो उनकी माता जी ने, भीमाबाई जी ने कहा कि देख बेटा, स्कूल जा रहा है, पहले ही समझा रही हूं, बहुत बुरे अनुभव होंगे, लड़ना मत, झगड़ना मत, विद्रोह करके छोड़ मत देना, क्योंकि पढ़ाई करोगे वो अकेला रास्ता है कि कुछ बड़ा कर पाओगे जीवन में, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इस बात को उस छोटे से बच्चे ने मन में बिठा लिया। वो स्कूल गया। उस स्कूल में पहली बार कोई ऐसा बच्चा आया था जो समाज के अछूत कहे जाने वाले समुदाय का हिस्सा था। जो बाकी बच्चे थे बुरे नहीं थे, पर वो भी अपने अपने घर से सीख रहे थे, अपने समाज से सीख रहे थे। उनको ये पता था कि ऐसे बच्चों के साथ नहीं बैठना है, दूर रहना है। तो व्यवस्था हुई कि वो स्कूल में क्लास के सबसे अंत में, जहां सारे बच्चों के जूते चप्पल रखे हैं, उसके पड़ोस में एक दरी छोटी सी बिछा के बैठेंगे, और दरी भी खुद लेके आएंगे ताकि स्कूल में कोई और व्यक्ति अपवित्र ना हो। ये आज से केवल और केवल 110 साल पहले की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं है, 115 साल पहले की बात। उस बच्चे को पानी पीना है, और स्कूल में पानी की एक ही व्यवस्था है कि जो पानी का नल है या घड़ा है उसे वो नहीं छू सकता। तो एक चपरासी है जो उसको दूर से पानी देगा तो वो पिएगा, वो घड़ा नहीं छू सकता। जिस दिन चपरासी नहीं आएगा उस दिन पानी नहीं पी सकते हैं। उन्होंने एक वाक्य लिखा अपनी आत्मकथा में, नो पियोन नो वाटर। उस जमाने में पियोन नहीं आता था तो पानी नहीं मिलता था। उनके नंबर बहुत अच्छे है क्लास में। व्यवस्था थी कि जिसके नंबर जितने अच्छे होंगे वो उतना आगे बैठेगा, पर उनको ये ऑप्शन नहीं था कि वो आगे बैठ सके, उन्हें पीछे ही बैठना था। ये सब झेलते झेलते वो पढ़े। जब 10वीं क्लास में आए तो एक अध्यापक उनके थे, कृष्णा जी अर्जुन सेलुस्कर नाम था उनका। उन्होंने उस बच्चे को, भीमराव को, एक छोटी सी पुस्तक भेंट की जो बुद्ध की जीवनी थी, और कहा कि इसको पढ़ो। अंबेडकर कहते हैं कि उस पुस्तक को और मैं अपने अध्यापक केलुस्कर जी को जिंदगी भर नहीं भूल पाया। वही केलुस्कर जी बाद में उनको बड़ौदा के महाराज सियाजी राव गायकवाड़ से मिलवाने ले गए, वजीफा दिलवाया, फिर वजीफा बढ़ा, और जब वो एल्फिंस्टन कॉलेज के विद्यार्थी हुए तो उनको कोलंबिया विश्वविद्यालय जाने के लिए स्कॉलरशिप मिली, वहीं से मिली, बड़ौदा से मिली। 4 साल कोलंबिया में रहे और इतनी मेहनत करते थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय से MA और PhD करने के साथ साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी MA और PhD कर डाली। और उन्होंने कहा कि मैं भी बाकी विद्यार्थियों की तरह कुछ घंटे पढ़ के बाकी मौज मस्ती कर सकता था, पर मैंने रोज 21 घंटे पढ़ना चुना ताकि मैं वो सारी सीमाएं दूर कर सकूं जो मैंने अपने समाज में देखी हैं। अब भारत आए। बड़ौदा महाराज के साथ जो सहमति थी वो ये कि जब वो पढ़ के आएंगे तो बड़ौदा सरकार में सिविल सेवक बनेंगे, दीवान बनेंगे। स्टेशन पर कोई लेने नहीं आया उनको, क्योंकि उनका समाज पिछड़ा हुआ था। तो कोई बात नहीं, उतरे, सोचा कि अब कहाँ रहूं। उनको अंदाजा था कि जो हिंदू समाज की धर्मशालाएं हैं, होटल से, वहां उनको अनुमति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अस्पृश्य माने जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर अपने ऑफिस गए। ऑफिस में उनकी कुर्सी अलग बनाई गई। उनका चपरासी उनको पानी इस तरह से देता था कि जैसे किसी खराब व्यक्ति को दे रहा हो। फाइलें फेंक के देता था ताकि छू ना ले।
आप उस व्यक्ति का मन सोचिए कि जो व्यक्ति इतना पढ़ के आ गया है, अमेरिका से पीएचडी, लंदन से पीएचडी कर चुका है, इकोनॉमिक्स में पहली बार देश में किसी ने इतने गंभीर स्तर पर अध्ययन किया होगा, उसके साथ ये बर्ताव हो रहा है। उन्होंने महाराजा के सचिव से बात की, भाई मुझे रहने को घर कब मिलेगा, छोड़ना है मुझे। कोई जवाब नहीं मिल पाया। शाम तक छोड़ना है। पूरे बड़ौदा में एक भी जगह नहीं है जहां वो रह सके। तब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, जो हिंदू समाज के लिए अछूत है वो पारसी के लिए भी अछूत है, वो ईसाई के लिए भी अछूत है। और यही मुंबई में सिडनेहम कॉलेज में जब वो प्रोफेसर बन के गए, वहां भी ये बर्ताव हुआ कि उनको पानी पीने की व्यवस्था। उस दिन उन्होंने लिखा भी डायरी में, जो हिंदू पारसी ईसाई के लिए अछूत है वो मुसलमान के लिए भी अछूत है। आप अनुभव सोचिए उस व्यक्ति के, जिसको समाज के सब समुदाय गाली दे रहे हैं इतना पढ़ने के बाद, जो बड़ौदा के राजा का सैन्य सचिव रह चुका है, जो व्यक्ति सिडनेहम कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका है, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस समाज के भीतर हमें एक्सेप्टेंस मिल जाए, हमारे समाज को एक्सेप्टेंस मिल जाए। उनके मन में आता नहीं होगा कि अगर वो वापस चले जाते इंग्लैंड, 1 साल के लिए फिर से गए भी थे, अगर वो चाहते तो अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुनिया भर के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बन के शानदार जिंदगी गुजार सकते थे। क्या कमी थी उनके जीवन में? पर उनको एक बात हमेशा लगती थी कि अगर मेरे समुदाय में संयोग से मैं पढ़ लिख गया हूं, उनके परिवार के 14 बच्चों में वो 14वें बच्चे थे, और उनके खानदान का, उनकी जाति का, समुदाय का पहला बच्चा था जिसने 4th क्लास पास की थी। उनको एक ही बात लगती थी कि मैं अपनी जिंदगी तो शानदार बना के गुजार सकता हूं, बड़ी बात नहीं है। पर नियति ने, इतिहास ने मुझे एक ऐसा मौका दिया है कि यदि मैं अपने निजी सुख दुख भूल जाऊं और रात दिन 24 घंटे अपने समाज के विकास में ताकत लगा दूं, तो हो सकता है कि मेरी वजह से हजारों, लाखों, करोड़ों उन व्यक्तियों को बेहतर जिंदगी मिले जिनकी जिंदगी मानवीय जिंदगी तो नहीं है, कई मामलों में पशुओं से भी बदतर जिंदगी है। उनसे हमें मुख्य रूप से 3-4 बातें सीखनी है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ सीखा है 3 व्यक्तियों से सीखा है। बुद्ध से सीखा, कबीर से सीखा, और ज्योतिराव फुले से सीखा। सच बात है कि उन्होंने अपनी माँ भीमा बाई से भी बहुत कुछ सीखा, क्योंकि माँ ने ही सिखाया था कि भूल के भी झगड़ा मत करना, पढ़ना। और उनकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट ये भी था कि जब उनकी माँ की मृत्यु हो रही थी तो कोई वैद्य उनके घर तक नहीं आए, क्योंकि वो अछूत महिला थी, तो वैद्य उनके घर में कैसे आ सकता था। और तब उनको लगा कि मेरी माँ जिस रोग से मरी वो तो चलो एक दैहिक रोग था, पर ये समाज जिस मानसिक रोग से ग्रस्त है उसका इलाज जरूरी है। और जीवन भर उन्होंने वो किया। अंबेडकर जी एक बड़ा सुंदर संविधान देश का लिख के गए हैं। उस संविधान में एक हिस्सा मूल अधिकारों का है, क्योंकि समानता जरूरी है। और अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, ये 5 अनुच्छेद पूरी तरह से समानता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और आर्टिकल 17 में साफ साफ लिखते हैं, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध होगा और दंडनीय होगा। अपने मरने से 1 साल पहले दबाव डाल के 1955 में उन्होंने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम भी पारित करवा लिया, जिसके तहत अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता को या छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। इतिहास में हर व्यक्ति को अपने हिस्से की भूमिका निभानी होती है। अंबेडकर जी ने अपने हिस्से की भूमिका निभा दी है, आपकी बाकी है। ठान लीजिए, इतना पढ़ना है। उस आदमी को सोचिए, वो उसने अपने जीवन में पहला रिसर्च एंथ्रोपोलॉजी में किया। अंबेडकर जी ने एंथ्रोपोलॉजी के विद्वान, इकोनॉमिक्स में पीएचडी की, और वो व्यक्ति पॉलिटिकल साइंस और संविधान का एक्सपर्ट बना बाद में। जिस विषय में बात करेंगे उस विषय का एक्सपर्ट बना। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमर कर सकते। अदम गोंडवी ने आपके समाज के एक छोटे हिस्से के बारे में इतनी गहरी कविता लिखी, आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली में ले चलूंगा आपको। ऐसा साहित्य पढ़ना है जो साहित्य
समाज के उन वर्गों के बारे में है जिन्होंने जिंदगी की तलखी को, बुराइयों को, संघर्षों को सबसे ज्यादा सहन किया है, उनको पढ़ना है, तकनीक को पढ़ना है। डॉक्टर साहब ने कहा था कि जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता, ज्योतिबा जी ने भी कहा था, जो समाज विज्ञान नहीं पढ़ता वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। विज्ञान पढ़िए, तकनीक पढ़िए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़िए, जो भी नई चीजें हैं जिनसे भविष्य में विकास होगा, उन सब में पढ़ाई करनी है। और जितना पढ़ने के बाद आगे बढ़ेंगे, बस ध्यान रखना है, आगे सिर्फ आप नहीं बढ़े हैं, आपका समाज आपके साथ आगे बढ़े, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। ये कह के मैं बात समाप्त करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।